देखिए बेटा, इस तरह का एक प्रोजेक्टाइल फायर किया है ऐसे। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल फायर किया है इस तरह से। इसने बोल रखा है 100 मीटर पर सेकंड से हुआ है, तो हमको सिचुएशन क्लियर है प्रोजेक्टाइल की। 100 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है, यू मान लेते हैं इसको। और ये एंगल 37 डिग्री अबव द हॉरिजेंटल फायर किया गया है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 37 डिग्री। अभी नॉर्मल प्रोजेक्टाइल नहीं था, और ना ही नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है कि आपसे रेंज और हाइट, मैक्सिमम हाइट कुछ पूछी हो। ऐसा नहीं है इसमें। ये कह रहा है कि जो ये प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है एक्सप्लोड हो गया ऊपर जाके। ठीक है, तो लिखा हुआ है एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट में इसका ट्रेजेक्टरी ड्रॉ कर रहा हूँ, जो इसकी होती है बेटा वो ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता तो यही ट्रेजेक्टरी होती। सबको समझ आ रही है बात? अगर नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता तो यही ट्रेजेक्टरी होती इसकी। लेकिन ये क्या करता है, कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर ये एक्सप्लोड हो जाता है बेटा। ठीक है ना? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी, इस पॉइंट पर जाकर ये एक्सप्लोड हो जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पर हो रहा है, ये बोला है उसने कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है अपनी ट्रेजेक्टरी के, तब ये एक्सप्लोड हो जाता है। द प्रोजेक्टाइल ब्रेक्स इनटू द टू पार्ट्स ऑफ मास रेशियो 1:3। ठीक है, इसकी जो स्प्लिटिंग होती है वो किस में होती है? एक पार्ट 1:3 में इसकी स्प्लिटिंग होती है। और बोल रहा है कि जो स्मॉलर पार्ट है आप इसका, एंड द स्मॉलर पार्ट कमिंग टू रेस्ट, स्मॉलर पार्ट रेस्ट पर आ जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 1:3 में स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है पार्टिकल, और जो स्मॉलर पार्ट है वो रेस्ट पर आ जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि स्प्लिट होने के बाद छोटा पार्ट तो अगर रेस्ट पर आ गया हल्का वाला, तो वो तो आपको पता है, अगर रुक गया तो फिर ऐसे ही गिरेगा बेटा, इस लाइन पे ऐसे ही गिरेगा। ठीक है, बट वो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट टू द पॉइंट वेयर हैवी पार्टिकल लैंड्स, की जो हैवी पार्टिकल है 3 टाइम्स इसका मास है। ठीक है, वो हैवी पार्टिकल कहाँ जाके गिरेगा, ये पूछ रहा है। Projectile is fired at 100 मीटर पर सेकेंड at angle theta with the horizontal। हाईएस्ट पॉइंट पर स्प्लिट हो गया है 1:3 में। स्मॉलर पार्ट कमिंग टू रेस्ट। फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट टू द पॉइंट वेयर द हैवी पार्टिकल लैंड्स। हैवी पार्टिकल कहाँ जाके गिरेगा? आप इसमें एक बातों का जवाब दीजिए पहले मेरी, कि इसमें पूरे जब ये बॉम्ब चल रहा है तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ नहीं आया बेटा। एक्सटर्नल फोर्स तो एक mg लग रहा है उस पर, वो हमेशा लग रहा है। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं कभी भी आप समीशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, तो जो एफ एक्सटर्नल mg है वो स्प्लिटिंग के बाद भी वैसा ही mg, m1 प्लस एम जी प्लस m2 प्लस mg, सबका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही स्प्लिटिंग के बाद भी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन जैसा पहले था स्प्लिटिंग के बाद भी, वैसा ही वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है बेटा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी है, स्टिल वो ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल का पाथ ही रहेगा वो। ठीक है ना? सेंटर ऑफ मास की जो ट्रेजेक्टरी है वो इसमें चेंज नहीं हो रही है। तो दोनों पार्टिकल, एक बार तो सुन लीजिए, देखो एक बार ध्यान दीजिए कि आपका जो बोला है इसने स्मॉलर पार्ट, दो पार्ट में स्प्लिटिंग हुई थी, स्मॉलर पार्ट रेस्ट पर आ गया है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ जो हैवी पार्ट का जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की जस्ट आफ्टर स्प्लिटिंग, हैवी पार्टिकल की जो डायरेक्शन होगी जस्ट आफ्टर स्प्लिटिंग वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए बेटा। हैवी पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो वर्टिकल में इनिशियल मोमेंटम नहीं था। मैं बोलूं अगर पी इनिशियल अलोंग द वाई डायरेक्शन 0 था हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक है, और दूसरे पार्टिकल का आया नहीं, दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम आया नहीं, क्योंकि वो तो रेस्ट पर आ गया। तो पहले पार्टिकल का कैसे आ सकता है? फिर वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होगा एक्सप्लोजन में। और एक्सप्लोजन के कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है बेटा, एमजी वेमजी सब नेग्लिजिबल है यहाँ पे जो एक्सप्लोड हुआ है उसमें। ठीक है, कोई एमजी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है उस स्टेज ऑफ जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसमें। तो इसका मोमेंटम क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। जब आपने बोल दिया स्मॉलर पार्टिकल रेस्ट पर आ गया है, तो इनिशियल जो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम 0 था, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर हुआ है जो होना है, और स्मॉलर पार्ट रेस्ट पर आ गया है।
स्मॉलर पार्ट एट रेस्ट जो बोल रखा है उसने, तो ये चीज क्या इम्प्लाई करती है, पी इनिशियल अलोंग द वाई डायरेक्शन जीरो है एंड स्मॉलर पार्ट एट रेस्ट क्या इम्प्लाई करता है कि वेलोसिटी ऑफ हैवी पार्टिकल just after explosion just after explosion will be in the horizontal direction, will be in horizontal direction. Just after explosion जो velocity की direction होगी, velocity of heavy particle just after the explosion will be in the horizontal direction. ये दो चीजें इम्प्लाई कर रही हैं कि इनिशियल मोमेंटम नहीं है, दूसरा पार्टिकल रुक गया, अगर पहले पार्टिकल के पास वाई कंपोनेंट रह गया तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फेल हो जाएगा, वो हो नहीं सकता। तो इसलिए जो हैवी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी आफ्टर द एक्सप्लोजन कैसी होनी है, हॉरिजेंटल होनी है। इसका क्वेश्चन इसके बिना भी कर सकते हैं, बट मैं ऐसे बहुत सारी चीजें पूछता है इस तरह के क्वेश्चन में, तो मैं सारी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं बेटा, तीन पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, सेंटर ऑफ मास और दोनों जो पार्टिकल है। ठीक है, तो अब क्योंकि इनकी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तीनों की वेलोसिटी एक की है ही नहीं, और बाकी दोनों की भी हॉरिजेंटल है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तीनों पार्टिकल का कोई कंपोनेंट नहीं है, तीनों पार्टिकल की मोशन यहाँ पर जीरो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी से स्टार्ट हुई है, और तीनों का एक्सेलरेशन डाउन द अलोंग द वाई डायरेक्शन जी है बेटा। सेंटर ऑफ मास का भी जी है, ठीक है, दोनों पार्टिकल का भी जी है। समझ रहे हैं इस चीज को आप? तो इसलिए दोनों क्या करेंगे, ये तीनों पार्टिकल, लाइट पार्टिकल, हैवी पार्टिकल और सेंटर ऑफ मास एक साथ ग्राउंड पर पहुंचेंगे बेटा। ठीक है ना, ये तीनों क्या होगा, एक साथ ग्राउंड पर पहुंचेंगे, सेंटर ऑफ मास, लाइट पार्टिकल, हैवी पार्टिकल, तीनों एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगे, अलग अलग नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तीनों का जो हाइट सेम है, हाइट सेम हाइट से ड्रॉप हुए, ड्रॉप मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी इनका कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो आप एक तो मान लीजिए, लेट से टोटल मास m था। ठीक है, तो m था इनिशियल मास, तो आपका जो मास होंगे डिवाइड करने पर इसका m/4 होगा, इसका 3m/4 होगा। क्लियर है? तो इसमें मैं बिना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के निकाल दूंगा बेटा, इसमें मैं लगाऊंगा नहीं, बट मैंने आपको बता दिया कि कैसे डिसाइड हुआ है कि वो हॉरिजॉन्टल ही जाएगा। ये सब बातें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सोचनी है, अब अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अब हमारे पास दूसरी कंसेप्ट एक और है, वही वाली कि सेंटर ऑफ मास से हम देख लेंगे। देखो कैसे देखते हैं। अब मैं कह रहा हूँ तीनों चीजें एक साथ पहुंचेगी, अब देखो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ यहीं पहुंचेगा बेटा, इसकी ट्रेजेक्टरी तो अनचेंज रहती है, सेंटर ऑफ मास तो इसी पे चल रहा है, इस पर कोई चेंज आया नहीं है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो सानिध्य एक मिनट बस, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आया नहीं है, ट्रेजेक्टरी इसकी वैसी की वैसी रहेगी। स्मॉल पार्टिकल यहाँ गिर गया m/4, तो 3m/4 पक्का कहीं आगे जाके गिरेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के एक तरफ सारा पार्टिकल नहीं हो सकता है, पहले ही बताया था आपको। तो 3m/4 कहीं आगे जाके गिरेगा, जो यहाँ से चल रहा है हॉरिजॉन्टल, वो कहीं आगे जाके गिरेगा। ठीक है, अब ये आपको फार्मूले से निकालना आता है, और ये आपको पता है कि यहीं गिर गया है, तो क्योंकि रेस्ट पर आ गया था r/2, तो बस कुछ बचा नहीं बेटा क्वेश्चन में, आप इसको कुछ मान लो या तो। ठीक है ना, इसको आपने क्या मान लो, x मान लो, इसको y मान लो, कुछ भी मान लो, ये डिस्टेंस को, या आप x मान लो। अब ये सेंटर ऑफ मास है, ये m/4 है, 3m/4 है, तो सेंटर ऑफ मास पर अगर ओरिजिन मान लो, तो m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2। सेंटर ऑफ मास पर ओरिजिन लिख दिया करो फटाफट, ये समझदारी सीख जाओ, ये चीज नहीं आती बहुत दिन तक। ओरिजिन एट सेंटर ऑफ मास, ओरिजिन आपने सेंटर ऑफ मास पे बोल दिया, तो आपको पता है ना कि m1 x1 प्लस m2 x2 सब मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3m/4 × x, 3m/4 × x इक्वल टू किसके हो जाएगा, m/4 × r/2, m/4 × r/2, आर रेंज के फार्मूले से 2 ही सेकंड में निकल जाएगी, दूसरा टाइम ही नहीं लगेगा। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो आप, m/4 कट जाएगा। ठीक है ना, m/4 कट गया, तो ये कितना आ गया, 1/6 × r आ रहा है x। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/6 × r आ रही है। ठीक है,
तो यहाँ से पहले तो आप आर निकाल लो, आर कितना आ रहा है, और आंसर आपके जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर आर प्लस, यहाँ से एक्स निकल जाएगी ना बेटा, आर का फार्मूला सबको आता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यही होता है। तो आर निकाल सकते हैं तो अपने आप एक्स आ जाएगी। तो आंसर जो पूछा है इसने, स्टार्टिंग लॉन्चिंग पॉइंट से हैवी पार्टिकल कितनी दूर जाके गिरेगा, तो आंसर बेसिकली आपका आर प्लस एक्स होगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा आपका, आर प्लस एक्स होगा। तो आप एक बार निकाल लीजिए कितना आंसर आ रहा है इसका। तो आप इसमें क्या आ जाएगा आपका, ऐसे कर दीजिए, आर प्लस आर बाई सिक्स, 7 r/6 आर का फार्मूला लगा लीजिए, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यही होता है जहां तक मुझे ध्यान है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो इस फार्मूले से आर की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाती है 960 मीटर आ जाती है बेटा, ये 960 मीटर आ जाएगी। तो कितना हो गया आपका आंसर, जो डिस्टेंस पूछ रहा है 7 r/6 निकालना, 7 r/6 कितना आ जाएगा आपका, 960/6, 110 आ जाएगा, ये आंसर है आपका इसका, 1120 1120 मीटर दूर जाके गिरेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर दूं इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, पहले देखिए आप शुरू से। आपने एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट कर दिया था, लॉन्चिंग पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वो स्प्लिट हो गया था, 1:3 में स्प्लिट हो गया था। तो आपसे पूछ रहा था कि अगर स्मॉल पार्टिकल जो लाइट पार्टिकल है वो रुक गया, तो हैवी पार्टिकल कितनी दूर जाके गिरेगा लॉन्चिंग पॉइंट से। तो बेसिस इसका यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम से मैं समझ सकता था कि जो हैवी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी भी हॉरिजेंटली होगी, वही एक्सप्लेन किया है मैंने यहाँ पे, उसकी वेलोसिटी भी हॉरिजेंटल होगी, तो इसलिए तीनों साथ पहुंचेंगे बेटा। इसमें अगर एक जल्दी भी पहुंच जाता ना, एक भी पार्टिकल, तो फिर सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी डिफरेंस हो जाती है, ये बात समझने की कोशिश करिए। अगर एक भी पार्टिकल जल्दी पहुंच गया फिर तो ग्राउंड का फोर्स लग गया ना उस पर, फिर वो सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स mg थोड़ी नहीं रह गया, तो इसकी ट्रेजेक्टरी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरी ट्रेजेक्टरी मेंटेन इसलिए रही है क्योंकि सारे पार्टिकल ग्राउंड पर एक साथ पहुंच रहे हैं। जब तक सारे पार्टिकल हवा में रहते हैं सब पर mg लगता है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी वही रहती है। इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पर ही स्प्लिटिंग है तभी निकाल पाए, जनरल पॉइंट पर कर देता तो हम इतना इजीली नहीं निकाल पाते, क्योंकि फिर अलग अलग पार्टिकल किधर भी कोई पहले गिर जाता तो फिर ट्रेजेक्टरी सेंटर ऑफ मास की ये नहीं रह जाती। जब तक सारे पार्टिकल हवा में बॉम्ब एक्सप्लोड होगा, सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी वही चलती रहेगी, एक भी गिर गया तो फिर ग्राउंड का एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा सिस्टम पे और सेंटर ऑफ मास का पाथ डेविएट हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर सारे पार्टिकल्स क्या थे, हवा में थे जब तक, क्योंकि सबकी जो स्प्लिटिंग के बाद आपने देखा सबकी जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो थी, क्योंकि दोनों पार्टिकल की नहीं थी, पार्टिकल की नहीं थी तो सेंटर ऑफ मास की भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए तीनों एक साथ लैंड करते हैं, तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो गया है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है तो m1 x1 इक्वस टू m2 x2 लगा दिया आपने। तो ये डिस्टेंस आ गई से यहाँ से इसकी, और ये डिस्टेंस कितनी है, तो वही ट्रेजेक्टरी है, तो r निकाल सकते हैं आप। तो डिस्टेंस ऑफ 3m/4 हैवी पार्टिकल की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग कितनी आ जाएगी, r प्लस एक्स, तो 1120 आपका आंसर है।